तो देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दो साइंटिस्ट हमारे, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय द पॉलिंग एंड स्लेटर। सभी बच्चों को लर्न हुआ। सेकंड छोटा सा नंबर डेफिनेशन कि हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम but having slightly different energy to form same number of new orbitals of equal energies and identical shape। और आगे क्या लिखा है, द न्यू ऑर्बिटल्स हु फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर सब बच्चों को? तो चलिए आगे देखने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँगा ना, एक एस और ये देखो, अगर 2s और बेटा 2p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 2s और 2p, ये देखो दो p का हमने दो ऑर्बिटल्स ले लिया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और s और ये 3p लिया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप चेंज होता रहेगा। तो आपको अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करना है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3। कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस में इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो sp3d दिखाई दे रहा है, आपको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, sp3 की जगह dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ sp3d2 की जगह d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी स्टडी करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बात एक समझ में आ रही है कि इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल दे हैव द सेम एनर्जी लेवल एंड हैव द एक स्पेशल टाइप का शेप, है ना, एंड दे आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सुन लो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज एंड बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। इस लाइन का मतलब है कि 2s, 2px, 2py, 2pz इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 2s 4p के साथ हाइब्रिडाइजेशन करे। क्लियर? ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जैसे हम 3s की बात करेंगे तो 3s, 3px, 3py, 3pz एंड 3d, है ना, दे हैव द सेम एनर्जी लेवल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट सुनो, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन वेकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स मिक्सड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने बात की थी कि जैसे एक s और 3p से टोटल कितने अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4। दे हैव द स्पेशल टाइप ऑफ शेप। इसका शेप मतलब इसका जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, और इनके बॉन्ड एक्सेस के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी होगा। इसका बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट सुनो सब बच्चे, in the excited state the number of unpaired electrons must correspond to the oxidation state of the central atom in the molecule। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। कभी कभी हम क्या देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए ग्राउंड स्टेट में से रिजल्ट्स नहीं आते, तो एक्साइटिंग स्टेट में हमें जाना पड़ता है। जैसे कार्बन 6, देखो ध्यान से, 1s2, 2s2, 2p2। अब ये 1s2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते नहीं, है ना, केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देखो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p में देखिए ये कितना है बेटा, 1 एंड 2। तो हमें बिल्कुल पता है कि कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटिंग स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँचे, आगे पहुँचे। तो ये देखो 1s2 को तो छोड़िए, ये 1, और अब ये तीनों px, py, pz में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से हुआ क्या कि CH4 जो हमने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मीथेन, तो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ अब इनके साथ क्या करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ग्राउंड स्टेट में तो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है, वो कि इनकरेक्ट है।
एक्साइटिंग स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। किसी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछें। मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर इस स्ट्रक्चर आपको नहीं प्रॉपर अभी दिखाई दे रहा तो मैं आपको और ढंग से समझा देता। देखो कार्बन 6 मतलब 1s2 2s2 2p2, तो 2p2 ये फिल हो गए। 2p2 में तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन गड़बड़ है ना। 2s में तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच गए, p के अंदर। इलेक्ट्रॉन जंप करके p में पहुँचे तो फिर ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए 1, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। क्लियर। तो CH4 फॉर्मेशन हो सकता है, 1 S और 3 P, तो क्या बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से जब आप फॉस्फोरस के हैलाइड्स में PCl3 और PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग चेक करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो फॉस्फोरस 15, नियॉन 10 नोट कर दें, 3s2 3p3, ये कितना हो गया, ये उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3s2 3p3। 3d ऑर्बिटल अभी खाली है, देखना ध्यान से, 3s2 तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, p में 1 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, d अभी खाली है, वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब बेटा यहाँ केवल जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का या क्लोरीन का इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आपको क्या बनाना है, या तो आप बनाएंगे PS3 फॉस्फीन, या आप बनाना चाहते हैं सर PCl3, तो चलो PCl3 बनाते हैं। तो फॉस्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन और Cl के भी 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 1 2 3, तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट हाइब्रिडाइजेशन में, PCl3। क्लियर सब बच्चों को। और नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे सर 1 S और 3 P से sp3 बन जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में गए तो क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, टोटल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 5। मतलब अब एट ए टाइम मेरे पास जो 5 Cl हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन देखो ध्यान से, 1 S 3 P और 1 D, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन का नाम, नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और एग्जाम्पल क्या बनने वाला है, PCl5। क्लियर सब बच्चों को। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटिंग स्टेट में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब अभी फॉस्फोरस का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 था तो +3, और इन केस ऑफ ये देखिए अब क्या हो गया +5, इन केस ऑफ PCl5 +5। अगर कोई आपको स्टेटमेंट नहीं क्लियर होता है तो आप माइक अनम्यूट करिए और मुझसे क्लियर करो अपने डाउट। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। ओके, बात ये समझो क्या हुआ क्या कि जैसे इस फर्स्ट रूम में 2 लोग थे और ये एक था, तो अभी सिंपल सी बात, उन्होंने बोला हॉस्टल के रूम में एक रूम में कम से कम 2 स्टूडेंट आएंगे, ये रूम भरा हुआ है तो ये 1 1 1, तो भाई सिंपल सी बात है 3 लोग और आ सकते हैं इसके साथ, 1 2 3, ये दोनों ने क्या करेंगे अपना पेयरिंग कर लेंगे ना, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर। लेकिन ये खाली है तो बोले यार हम क्यों ऐसा, भाई हम भी आगे चले जाते तो मैं हमसे एक और नए लोग जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुँच गए, आगे पहुँच गए। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5। तो एट ए टाइम अब कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अटैच हो सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं, 5। तो क्या बन गया हमारा PCl5। देखो बॉन्डिंग का दूसरा तरीका देखते हैं। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे, फॉस्फोरस 15 को हम नियॉन 10 3s2 3p3 भी लिख सकते हैं, या बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 8 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5। तो देखो अगर मेरे पास केवल 3 Cl आया अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, है ना, बात समझ में आया सब बच्चों को, तो क्या बन सकता है PCl3 बन सकता है। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी सिंगल हो गए, कैसे हो जाएंगे वो मैंने अभी सिखाया था आपको।
ठीक है, अभी तो ये देखो दोनों S के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, P के इलेक्ट्रॉन एक एक हैं, 1 2 3, दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ये 1 2 3, ये कर लिया। इनको पार्टिसिपेशन ये अभी नहीं कर सकते, ये तो पेयर है। ये पार्टिसिपेट कब कर सकते हैं बोलो भाई? जब 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाए? नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा हमारा? 3d0 खाली है ना अभी, ये d का ऑर्बिटल खाली है। अब 3d0 में एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके आप इसमें पहुंचा दो, तो अब ये देखो s में एक बचा, p में 3, 1 2 3, और d में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया अनपेयर्ड? अब मैं दूर दूर कर देता हूँ, ये इनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक और Cl जुड़ गया, एक और Cl जुड़ गया। टोटल नंबर ऑफ Cl कितना हो गए? PCl5। क्लियर सब बच्चों को? यस या नो? आंसर। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और देता हूँ। एक फॉस्फोरस का एग्जांपल मैंने दिया, 3s2 3p3 3d0। इसमें एक d ऑर्बिटल था, खाली रूम से। अगर किसी हॉस्टल में रूम्स खाली हैं, जो पेयर है उनको आप अनपेयर कर सकते हो कि भैया ये 2 लोग रह रहे हो, 3 एक एक है, और ये खाली पड़े हुए रूम्स, तो जाके भैया एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। वो यहाँ से चला, वो बंदा दूसरे रूम में जाके शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया तो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 रूम अभी भी देखो खाली है आगे, और इस पर इलेक्ट्रॉन होते तो और आगे जा सकते थे। लेकिन देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँगा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, ध्यान से सुनना, 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं। 2 तरह के हॉस्टल है ना, इस हॉस्टल में खाली रूम्स हैं 3d0। इसमें सिंपल सी बात है, 2d ऑर्बिटल होता नहीं, मतलब हॉस्टल में रूम्स एक्स्ट्रा है ही नहीं। इसको तो छोड़ ही दो, ये तो पार्टिसिपेट करते नहीं। अब देखना 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनो, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2p3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना हो सकता है बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? आंसर। तो नाइट्रोजन में आप बोलेंगे सर इसमें एक s, ये 2s 2px 2py और 2pz पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बनेंगे लोन पेयर, और ये किसी सपोज दैट नाइट्रोजन अमोनिया बनाया NH3, तो भैया ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ने वाले हैं? 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ने वाले हैं कि नहीं जुड़ने वाले? ये देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन। आपने लिखा नाइट्रोजन NH3 की जगह सर NCl3, तो आप बोलोगे सर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके आने वाले हैं? क्लोरीन के आने वाले हैं। ठीक, पर आपसे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NCl5 नहीं बनता, कभी नहीं बन सकता। जैसे PCl, फॉस्फोरस के केस में हमने दोनों बना के दिखाए। फॉस्फोरस में हमने क्या सीखा कि PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बन सकता है। PCl3 कब बन सकता है? जब केवल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और PCl5 कब बनता है? जब ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे पहुंचता है D में, एक्साइटिंग स्टेट में, तो PCl5 बनता है। तो क्या आंसर दोगे आप लोग? बोलो भाई। वाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म? बोलो क्यों नहीं बनते? आंसर तो एक ही छोटा सा इसका आंसर है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। क्लियर सब बच्चों के पास? अरे सीधी सी बात है, आपके घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तो मजबूरी में ना एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं तो रहते रहेंगे। अब क्या करें भाई, रूम ही नहीं है एक्स्ट्रा। इसके बाद एक्स्ट्रा रूम्स हैं डी वाले, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो जंप करके बंदा दूसरे रूम में पहुँच गया, खाली रूम में आ गया। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट पॉइंट मैं देखता हूँ ये कि बोथ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कैन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं बात कर रहा था सर नाइट्रोजन की बेटा, हाफ फील्ड मतलब ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड। जैसे इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और यहाँ इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो अगर ये 2s और ये 2px और ये 2py और 2pz,
अब नाइट्रोजन के पास तो भैया अमोनिया बनाने के लिए 3 ही हाइड्रोजन आए ना केवल, तो ये हाइड्रोजन आ गए और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या बोला कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इस लाइन का मतलब ये है। और नेम ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, 1s3p, तो आंसर हो गया sp3। अब बाकी बहुत सारे पॉइंट्स और दिए, जनरल पॉइंट्स और समझ लो। फाइनली द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस एज पार्ट एज पॉसिबल रिजल्टिंग इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री एंड डेफिनेट बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब फाइनली ये जो आपस में अरेंज होने के बाद इनका एक डेफिनेट जियोमेट्री बन जाएगा और उन जियोमेट्री के साथ में उनके बॉन्ड के बीच में, अपना एक्सिस के बीच में क्या होगा, डेफिनेट बॉन्ड एंगल। अमोनिया में कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, और जियोमेट्री इज पिरामिडल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो बेटा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें सेकंड कॉलम जियोमेट्री स्ट्रक्चर, थर्ड बॉन्ड एंगल, फोर्थ शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड एग्जांपल्स। फर्स्ट टॉपिक sp हाइब्रिडाइजेशन। तो s और p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन sp हाइब्रिडाइजेशन। जियोमेट्री इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। इसका ये शेप बनेगा, डायग्राम बनेगा। एग्जाम्पल समझ में आएंगे। सेंटर एटम बेरिलियम इस पोजीशन पर, 2 क्लोरीन इससे जुड़े होंगे, ठीक है। मतलब अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। किसी एक का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ, CO2, तो आप C डबल बॉन्ड O और इनके बीच में बेसिकली क्या आ रहा होगा, ये 180 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल। अब BCl2 भी लिखोगे तो क्या करने वाले हो, सेंटर में B, दोनों तरफ Cl और बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। BF3, तो ये तो शेप हो गया। अगर इनमें से किसी एक डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, बोरॉन बनाएंगे, BF3। ये इस तरीके देखो, B और 3 पोजीशन फॉर फ्लोरीन, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब CH4 C2H6 छोड़ देना, इसमें 2 कार्बन है ना। CH4 मीथेन का भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। तो 1 कार्बन, बाकी 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन। और 4th नंबर का हाइड्रोजन कहाँ है बेटा, बोर्ड के अंदर, 3 डायमेंशनली सेम पोजीशन। बॉन्ड एंगल बिल्कुल पता है, बॉन्ड एंगल कितना, ये 109.5 डिग्री। NH3 बनाओगे तो करोगे क्या, अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर, वहाँ तो स्पेस है नहीं, तो इस पोजीशन में बनाओ, एक अमोनिया, ये इसका क्या बनेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो जो सैडेड है अभी, और ये मेरे पास 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन कहाँ है, बोर्ड के पीछे, 3D में अंदर, बोर्ड के पीछे हो। बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल फिक्स है ये 107 डिग्री। क्लियर सब बच्चों को। आप यहाँ बना लो ना, CH4 मीथेन, CH4, इसी को देख के कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन। डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन नहीं है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। वाटर कैसे बनाओगे, सेंटर में ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, सेंटर में ऑक्सीजन। इस डायग्राम को देखो, 2 सैडेड है, मतलब यहाँ बॉन्ड है ही नहीं। सैडेड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीजन लिखा बीच में, 2 हाइड्रोजन बनाए और इनके बीच के बना दो बॉन्ड एंगल, ये लिखा हुआ है। और सैडेड ऑर्बिटल दिखा देते हैं वहाँ हमारे पास, ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो सैडेड कर दो, आप ऐसे सैडेड कर दो, इसको सैडेड कर दो। C2H4 में बिल्कुल आगे हमें बेटा पढ़ना है वैसे डिटेल में। C2 में देखो क्या है, जैसे BF3 में तो एक ही सेंटर एटम था, 3 फ्लोरीन था। C2 में 2 सेंटर एटम है, तो ये ऐसा बनेगा C2, फिर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा, ये चौथा, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल ये 120 डिग्री, इस तरीके से बनेगा C2H4। C2H6 में भी क्या होने वाला है, C2H6 कहीं ना कहीं 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल इतना। और ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे इसकी जगह आपने B लिया, 3 फ्लोरीन लिया, अब इसको, इसका मतलब है कि 3sp2 ऑर्बिटल, दोनों अलग अलग कार्बन के लिए बनेंगे। चलिए वो आगे हम लोग देखते हैं, अभी नोट करें।
देखो आपको डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री, डिस्टॉर्टेड ये समझाते हैं होता क्या है, कहानी है क्या कि sp3d का एक्चुअल जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसके बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री समझ रहे हो कैसे, कि सपोज दैट ये मेरे पास जो पेपर है वो एक प्लेन है, ठीक है, सेंटर एटम ये आ गए और ये एक ऊपर जुड़ा हुआ, तो बेटा ये क्या है, इस तरीके से फॉस्फोरस में ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया। ओवरऑल बॉन्ड एंगल हमारा कितना हो गया, ये पूरा 180 डिग्री हो गया, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल फिक्स है 120 डिग्री। ये सेम प्लेन पर है, PCl3 सेम प्लेन पर हो, बाकी जो 2 Cl दिख रहे हैं ना, एक ऊपर जुड़ा हुआ और एक नीचे जुड़ा हुआ, इस तरीके से है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस हमने क्या नोट किया है कि भाई XeF2 में कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, तो ये 1 पेयर 2 पेयर और 3 लोन पेयर। अगर ये सेंटर एटम 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो ये सिंपल सीसो स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सीसो मतलब दोनों झूला झूल रहे हैं आराम से, ठीक है, सीसो स्ट्रक्चर। चलिए नोट करें, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका, 180 डिग्री। यहाँ तक नोट कर लिए सब बच्चों ने बेटा। sp3d का ये नॉर्मल केस, ये कैसे हमारे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर XeF2 में बेटा 3 लोन पेयर है तो इसका मतलब ये 3 हमने ऑर्बिटल को सेपरेट किया, केवल 2 के बीच में बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और sp3d में अगर यहाँ देखो केवल 3 की जगह 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा T से बनता है। आपको नज़र आ रहा है ना T, कैसा T नज़र आ रहा है, इस तरीके नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, 2 ऑर्बिटल और इस तरीके से ना, और T को बस थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो ClF3 में हैविंग द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए नोट करिए, इसे देख के कंफ्यूज मत होना, है ना, इसको घुमाना पड़ेगा तब बनेगा T, वो रोटेट करना पड़ेगा, पर लिखते हो उसे T शेप ही है बेटा। आज की क्लास में मैं इस पूरे फ्लो चार्ट को कंप्लीट करूंगा, इसके बाद आप ये सारे ज्योमेट्री खुद ही निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन खुद ही कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे हम इजीली ये सब लिख पाते हैं। चलिए अभी नोट करिए। चलो बेटा, sp3d2 का एक्चुअल जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 8 फेज होते हैं, है ना, 4 जैसे सपोज दैट फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन कॉर्नर पर, 2 बेटा ऊपर और 1 नीचे। तो एक ऊपर वाला चारों से जुड़ा होता है, नीचे वाला भी चारों से जुड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल, 8 फेज। और स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों, ऊपर वाला एक पिरामिड बनाएगा इन दोनों के साथ और नीचे वाला भी एक पिरामिड बना लेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये ऑर्बिटल डायग्राम है, तो ये सिंपल इसका SF6 को शो किया है। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 6 में से एक क्या बन गया, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाँ लोन पेयर दिखाना भी चाहिए। क्लोरीन पर लोन पेयर शो करिए, SF4 में 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर शो करो आप। तो अगर एक सिंगल लोन पेयर है तो ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये बाई पिरामिडल, ये पिरामिडल। क्यों, एक गायब हो गया ना पिरामिड बनाने के लिए, बस ऊपर से पिरामिड बनेगा, नीचे से नहीं बन पाएगा। sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, सिंपल एक प्लेन है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कैरमबोट, बाकी दोनों ये नहीं है। SF4 नोट करिए, XeF4 भी होना चाहिए, XeF4 नोट करो, स्क्वायर प्लेनर। तो एक तो बेटा जो हमने इससे पहले BrF5 का एग्जाम्पल लिखा था, बोर ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, तो उसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को आप ना लिखें, केवल लिखें स्क्वायर पिरामिडल। इससे पहले जो एग्जाम्पल था उसमें डिस्टॉर्टेड
ऑक्टाहेड्रल को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, वो नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, स्क्वायर पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नोट करें sp3d3 में ही, किसके लिए, XCF6 के लिए। और हैविंग द ओनली सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट करिए। इसमें हमने क्या देखा बेटा, sp3d3 का एक्चुअल जियोमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागन्स बनते हैं 5 पोजीशन पेंटागोनल। बाईपिरामिडल मतलब अपर और लोअर पोजीशन के फ्लोरीन क्या बनाएंगे, 2 पिरामिड बना लेंगे। तो पेंटागोनल मतलब 5 फ्लोरीन इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे हो, 2 हैं ऊपर नीचे, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। क्लियर। ये बॉन्ड एंगल हमारा क्या, 90 डिग्री, और ये ओवरऑल पूरा कितना, 180 डिग्री। ठीक है। एग्जाम्पल आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि फ्लोरीन आयोडाइड है ना, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें आइड यूज़ करना है, उसे नेगेटिव। क्लियर। इससे पहले लिखा था ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, नॉट फ्लोरीन क्लोराइड। क्लियर। जीनोन हेक्सा फ्लोराइड, एक सिंगल लोन पेयर से ये हो गया ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब। अब ये एग्जैक्ट 72 डिग्री हो सकता ना हो, ठीक है। क्यों नहीं होगा, जब भी लोन पेयर होगा तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से कहीं ना कहीं ये जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। यहाँ तो 72 डिग्री होगा, ये चेक करना पड़ेगा। डिस्टॉर्टेड में sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और एग्जाम्पल XCF6। ठीक है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम और ये इसका नॉर्मल अपन बॉन्ड लाइन डायग्राम बोलते हैं इसको। चलिए हाइब्रिडाइजेशन का बेटा मैंने फ्लो चार्ट डिस्कस किया, और कुछ अनदर एग्जांपल्स के लिए आप स्पेसेस छोड़ के रखिए, तो आपको ये टॉपिक 11 + 12 क्लास 2 साल काम में आने वाला है। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास का रुकिए, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। ओके सर, आप मिलते हैं बेटा। ओके, फेस्टिवल मना। ओके बेटा, बाय बाय।